जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी कि MPESB MP पुलिस SI GD ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। गाइस इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी जहां पर आप लोग स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म भरेंगे, वो भी बिना किसी मिस्टेक के, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। फिर जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि इसमें टोटल 500 पोस्ट निकाली है। इसमें आपकी सूबेदार की वैकेंसी टोटल 28 पोस्ट है। फिर सब इंस्पेक्टर यानी कि SI GD स्पेशल फोर्स की वैकेंसी है जिसके लिए 95 पोस्ट है। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर SI GD डिस्ट्रिक्ट पुलिस फोर्स की वैकेंसी जिसके लिए 377 पोस्ट निकाली गई है। सभी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन आपसे बैचलर डिग्री मांगी है। फिर आप यहां पर एज लिमिट देखेंगे, आपकी एप्लीकेशन फीस की जानकारी जानेंगे, आपका जो अदर इंपॉर्टेंट डेट्स है वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। ये सभी इंफॉर्मेशन चेक करने के बाद अगर आप इसमें एलिजिबल है तो आप अप्लाई कैसे करेंगे वो जान लीजिए। आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और आपको अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन करना है। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली होम पेज का ही लिंक देने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ से आपको काफ़ी सारी चीज़ें मैं पहले एक्सप्लेन करूँगा। पहले मैं उन कैंडिडेट के बारे में बताऊँगा जो कि इस वेबसाइट के ऊपर पहले से रजिस्टर्ड है, उन्होंने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पहले से फॉर्म भरा है और वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर जो पासवर्ड है वो भूल चुके हैं, तो वो उसको कैसे रिकवर करेंगे वो बताया जाएगा। कैसे अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है और आपको आपकी डिटेल्स एडिट करनी है, मॉडिफाई करनी है, वो आप करेंगे। और अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है, पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करते समय अपना फॉर्म फाइनल सबमिट करना है उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। अब आप जैसे इस वाले इंटरफेस पर आ जाए, आप यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट पर आपकी वैकेंसी देख सकते हैं। आपको यहाँ पर PDF के बाद में जो पेपर से का आइकन है इसके ऊपर क्लिक करिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको टिक करना है और आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आप देखेंगे सामान्य पंजीकरण क्रमांक और डेट ऑफ बर्थ, ये है उनके लिए जो कि इस वेबसाइट के ऊपर पहले से रजिस्टर्ड है और कोई अपना फॉर्म पहले ही भर चुके हैं। उनके पास ऑलरेडी सामान्य पंजीकरण क्रमांक होता है, वो यहाँ पर उसको डालेंगे, कैप्चा कोड फिल करेंगे, सत्यापित कर आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आगे वो अपने फॉर्म की डिटेल पर पहुँच जाएंगे। बट गाइज अगर आप यहाँ पर पहले से रजिस्टर्ड है बट आपका सामान्य पंजीकरण क्रमांक खो चुके हैं तो आप क्या करेंगे, आप होम पेज के ऊपर क्लिक करना, उम्मीदवार प्रोफाइलिंग के सेक्शन पर क्लिक करना और आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉरगॉट प्रोफाइल पासवर्ड और प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म संशोधन। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे प्रोफाइल रसीद, पुनर्मुद्रण, अपलोड दस्तावेज, प्रोफाइल पंजीयन में मोबाइल नंबर अपडेट और आवेदक का प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक प्राप्ति। यानी कि प्रोफाइल पंजीकरण क्रमांक अगर आप भूल चुके हैं तो आपको इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो आपने मोबाइल नंबर रजिस्टर किया था फॉर्म भरते समय वो डालना है और ये कैप्चा कोड डाल करके आगे बढ़े इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपका OTP वेरिफिकेशन होगा और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डिस्प्ले के ऊपर भी दिखाई देगा और मैसेज के माध्यम से भी सेंड कर दिया जाएगा। इसके अलावा गाइज आप यहाँ पर अगर अपना प्रोफाइल पासवर्ड भूल चुके हैं तो आपको यहाँ पर फॉरगॉट प्रोफाइल पासवर्ड इसके ऊपर क्लिक करना है। आपका सामान्य पंजीकरण क्रमांक डालना है जो कि मैंने अभी आपको बताया कि कैसे आपको रिकवर करना है। और उसके बाद में आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो आपने रजिस्टर किया था, ये कैप्चा कोड डालेंगे, सबमिट करेंगे, OTP वेरिफिकेशन होगा और आपको एक न्यू पासवर्ड आपके नंबर पर मैसेज के द्वारा भेज दिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पर अगर यहाँ पर उपलब्ध सेवाएं में आकर के यहाँ पर क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पर क्लिक करते हैं, आगे बढ़ाई के ऊपर क्लिक करते हैं और अपनी प्रोफाइल को एडिट करते हैं तो उसमें आपको प्रोफाइल और पासवर्ड की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर आते हैं और एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा सामान्य पंजीकरण क्रमांक और पासवर्ड। ये ऑप्शन उनके लिए है जो कि पहले से रजिस्टर्ड है और अपनी प्रोफाइल को एडिट या मॉडिफाई करना चाहते हैं। उसके लिए उनको यहाँ पर सामान्य पंजीकरण क्रमांक डालना होगा, पासवर्ड डालना होगा और प्रोसीड फॉर एडिट इसके ऊपर क्लिक करना होगा। और गाइज अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है तो आप यहाँ पर इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और इसके बाद आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर आप यहाँ पर देखेंगे प्रोफाइल पंजीयन के आपके पास पूर्व में पंजीकृत प्रोफाइल आईडी है, क्योंकि आप तो फ्रेशर है आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर नहीं कर देंगे। उसके बाद आप आपका नंबर डालेंगे जो आप रजिस्टर करना चाहते हैं, आपकी ईमेल आईडी डालेंगे, यहाँ पर एक कैप्चा कोड डालेंगे और OTP प्राप्त करें इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपका OTP वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर व्यक्तिगत विवरण आ जाएगा जिसमें कि गाइज आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी होगी जब इस पर OTR किया था या फिर आपका प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन किया था तो आपको यहाँ पर ये जानकारी देखने को मिल जाएगी। अगर
आपको इनमें से कोई जानकारी एडिट करनी है तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो भी आपके सामने यही वाला इंटरफेस आएगा, जहाँ पर आपको आवेदक का नाम लिखना है। ये नाम आप आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग और जो आपका आधार कार्ड है उसके अकॉर्डिंग फिल करिएगा। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आवेदक का उपनाम, तो आपको यहाँ पर अगर आपका उपनाम न हो तो आपको NA लिखना होगा। उसके बाद आप यहाँ पर पति या पिता का नाम लिखेंगे और फिर यहाँ पर गाइज आपको माता का नाम लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर जन्म तिथि आपको देनी होगी। जन्म तिथि आपको 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। फिर पूछे क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है। अगर आप मूल निवासी है तो आप हाँ करेंगे, अगर आप मूल निवासी नहीं है तो आप नहीं करेंगे। उसके बाद आपका जो भी जेंडर है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आएगी आपकी कास्ट कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है जैसे कि जनरल, SC, ST या फिर OBC जो भी है वो आप यहाँ पर टिक कर देना। अगर आपकी कैटेगरी SC है तो भी आप इसको इस तरह से टिक कर सकते हैं। अगर आप जनरल है तो आप जनरल सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर एक सवाल है कि क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर EWS श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अगर आप आते हैं तो आप हाँ करेंगे, नहीं आते हैं तो आप नहीं करेंगे। फिर है उच्च शैक्षणिक योग्यता का स्तर, तो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कौन सी है, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना। वही वाली क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करना जो कि आपकी कंप्लीट हो, जो अभी आप कर रहे हो वो आप सिलेक्ट ना करना। उसके बाद में आपसे पूछा निवास का क्षेत्र ग्रामीण या फिर शहरी, जो भी है वो आप टिक कर देना। फिर आएगा दिव्यांगता का विवरण, तो यहाँ पर बोला कि क्या आवेदक निःशक्तजन दिव्यांग है, न्यूनतम 40% या फिर उससे ज़्यादा। अगर हाँ तो हाँ, अगर नहीं तो आप नहीं करेंगे। फिर उसके बाद नीचे आप देखेंगे वैवाहिक विवरण, इसमें आपसे पूछा है कि क्या आप विवाहित है यानी कि क्या आप मैरिड है। अगर आप मैरिड है तो आप हाँ करेंगे और हाँ करने पर आपको यहाँ पर विवाह की तिथि भी बतानी होगी। इसी के साथ गाइज यहाँ पर जीवित बच्चों की संख्या आपको बतानी होगी और साथ ही अंतिम बच्चे जुड़वा थे या फिर नहीं उसकी जानकारी भी आपको देनी होगी। बट अगर आप अनमैरिड है तो आप यहाँ पर नहीं कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आता है पत्र व्यवहार के लिए वर्तमान पता, यानी कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है उसकी जानकारी आप यहाँ पर फिल करेंगे। अगर आपकी जानकारी पहले से फिल है तो आप इसको यहाँ पर एडिट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, जहाँ पर मकान नंबर या फिर गली मोहल्ला गांव का नाम, उसके बाद में क्षेत्र कॉलोनी शहर तहसील या उसके बाद में आपका राज्य सेलेक्ट करेंगे, फिर आपका जिला और उसके बाद में आपका पिन कोड, ये सब जानकारी आप यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद आप देखेंगे नीचे संलग्न दस्तावेज, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आवेदक के शरीर का स्थायी पहचान चिन्ह, आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान हो सकती है। ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी हो सकता है, जैसे कि जलने का, कटने का, फिर बर्थ मार्क। बट आपको मैं सजेस्ट करूंगा वही निशान के बारे में बताइए जो कि प्राइवेट जगह पर ना हो और पब्लिक जगह पर हो, जिसको आप दिखा भी सके टाइम आने पर। तो आप यहाँ पर उस निशान के बारे में लिख देंगे। अगर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी कोई ऐसा निशान नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख सकते हैं। उसके बाद आता है परीक्षा कक्ष में प्रस्तुत किए जाने वाला फोटो युक्त पहचान पत्र, कौन सी ID से आप अपना वेरिफिकेशन करना चाहेंगे वो ID आप यहाँ पर सिलेक्ट कर ले। मैंने आधार कार्ड सेलेक्ट किया हुआ है और उसके बाद में आप यहाँ पर पहचान पत्र क्रमांक और फिर उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद में गाइज यहाँ पर एक लाइन है, डू यू वांट टू एडिट चेंज योर डॉक्यूमेंट्स, ये जो ऑप्शन है ये उनके सामने आएगा जो कि अपनी जो प्रोफाइल डिटेल है उसको एडिट कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करते समय फॉर्म भर रहे हैं तो आपके सामने भी सेम इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, बट आपके सामने ये वाली लाइन नहीं आएगी। आप यहाँ पर डायरेक्टली घोषणा पत्र के ऊपर टिक करेंगे और उसके बाद में पंजीकरण करें इसके ऊपर क्लिक करेंगे। बट क्योंकि आप तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और आपको आपका जो फोटो है या फिर जो अन्य डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एडिट करना है तो आप यहाँ पर हाँ कर दीजिएगा और उसके बाद में पंजीकरण संशोधित करें इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब आपके सामने यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस आएगा जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आपको काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, ये इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ने हैं और इन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही आपको आपका यहाँ पर लाइव फोटो क्लिक करना है। और गाइज यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस तरह से ऑप्शन आएगा, फोटो कैप्चर, गेट फोटो, जनरेट QR। अगर आप मोबाइल से फॉर्म को भर रहे हैं तो आप जनरेट QR कोड के ऊपर क्लिक करके QR कोड के माध्यम से अपने मोबाइल से फोटो क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर फोटो कैप्चर कर लेता हूँ। फोटो कैप्चर करने के बाद में इस तरह से आपके सामने आपका फोटो आ जाएगा। और गाइज मैं आपको फिर से यहाँ पर रिमाइंड कराना चाहूँगा कि अगर आप फॉर्म को मोबाइल से भर रहे हैं तो आप यहाँ पर लाइव फोटो अपलोड करने के लिए ये जो जनरेट QR है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपके सामने QR कोड आएगा जिसको स्कैन करके आप आपका जो फोटो है वो अपने मोबाइल से अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए आपने यहाँ पर अपना फोटो क्लिक कर लिया, फिर आप यहाँ पर जो फोटो की लाइन लिखी है इसके ऊपर टिक कर देना। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे सिग्नेचर, तो आपको यहाँ पर ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है और जो आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो सिलेक्ट कर लेनी है। सिग्नेचर की फाइल सेलेक्ट करने के बाद में आपको इस तरह से उसको क्रॉप कर लेना है और जितने जगह पर आपका सिग्नेचर है बस उसको ही रखना है और फिर यहाँ पर इस राइट के निशान पर क्लिक करना है, आपका सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगा। फिर आप सिग्नेचर के जो नीचे जो लाइन लिखी है वो यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। इसके बाद है हैंड रिटन टेक्स्ट, उसमें आपको जो लिखना है वो यहाँ पर आपके सामने है। ये जो लाइन लिखी
लिखी गई है। मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन में दी गई समस्त जानकारी, आपको एक ब्लैंक पेपर यानी कि कोरा कागज़ लेना है और उसमें ये जो लाइन है, चाहे आप इंग्लिश के अंदर लिखे या फिर हिंदी के अंदर लिखे, कोई एक लैंग्वेज में लिखना ही अनिवार्य है। दोनों में लिखना चाहिए तो आपकी मर्जी है। आपको अपने हैंड से रिटर्न करनी है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि यहाँ पर लाइन लिखी गई है। और फिर उस इमेज को स्कैन करके आपको यहाँ पर अपलोड करना है ब्राउज के ऊपर क्लिक करके। जैसे ही आप यहाँ पर आपकी हैंड रिटन टेक्स्ट की जो फाइल है वो सिलेक्ट कर लेंगे, इमेज सेलेक्ट कर लेंगे तो इस तरह से आएगा। अब आपको यहाँ पर राइट के आइकन पर क्लिक करना है और इस तरह से आपका जो ये हस्तलिखित टेक्स्ट है वो आ जाएगा। अब आप यहाँ पर टिक कर देना। इसको टिक करने के बाद में आप अपलोड फोटो सिग्नेचर हैंड रिटन टेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज जैसे ही आपका लाइव फोटो सिग्नेचर और हैंड रिटन टेक्स्ट अपलोड हो जाए तो आप यहाँ पर नीचे बाकी के डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। और अगर आपको फोटो सिग्नेचर और हैंड रिटन टेक्स्ट अपलोड करने में इशू आ रहा है तो गाइज मे बी आप सही से जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जा रहे हो वो फॉलो न कर रहे हो, आपकी फ़ोटो क्वालिटी अच्छी ना हो हैंड रिटन टेक्स्ट की या फिर सिग्नेचर की, या फिर जो आपका लाइव फोटो है वो जो इंस्ट्रक्शंस आपको बताए हैं वो इंस्ट्रक्शंस अच्छे से फॉलो करके आप उसको नहीं ले रहे हो, कैप्चर कर रहे हो, तो इस वजह से ये सब प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आपको ध्यानपूर्वक बहुत ही अच्छे से सावधानी से अपना यहाँ पर फोटो सिग्नेचर और हैंड रिटन टेक्स्ट अपलोड करना है। इसके बाद आप देखेंगे जन्मतिथि प्रमाण पत्र हेतु अंक सूची, जिसमें कि आप 8वीं 10वीं या 12वीं की अपलोड कर सकते हैं। इसका फॉर्मेट जेपीजी का रखा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आपके पास 10वीं की सर्टिफिकेट है जिसमें कि आपका जन्मतिथि मेंशन है वो आप यहां पर अपलोड कर देना। और अगर आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहें तो वो भी आप यहां पर अपलोड कर सकते हैं। और अगर आप SC ST OBC है तो आप यहां पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। ये ऑप्शन उन्हीं के सामने एक्टिव होगा जो कि SC ST OBC है। उसके बाद गाइज जैसे ये सभी चीज़ें आप कंप्लीट कर ले तो आप सबमिट डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर फिर से होम पेज पर आएंगे इस वेबसाइट के, और यहाँ पर आ जाने के बाद में आप यहाँ पर उपलब्ध सेवाएं में आप देख सकते हैं आपकी वैकेंसी यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। आप PDF के सामने जो यहाँ पर पेपर का आइकन है इसके ऊपर क्लिक करना और यहाँ पर टिक करके आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक कर देना। अब क्योंकि आप यहाँ पर इसमें ऑलरेडी आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कर चुके हैं और अगर आपको एडिट करनी थी प्रोफाइल वो भी आप कर चुके हैं तो आप डायरेक्टली लॉगिन होंगे। इसके लिए आपको सामान्य पंजीकरण क्रमांक डालना है जो कि आपको मिलता है रजिस्ट्रेशन करने के बाद में, और आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट करना है, फिर ये कैप्चा कोड डालना है और फिर सत्यापित कर आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में आपने जो इन्फॉर्मेशन आपकी प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करते समय भरी थी वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर आप पहले से यहाँ पर आपका प्रोफाइल डिटेल भरे हो रखे हो और आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हो और आप उस जानकारी में से कोई जानकारी एडिट करना चाहते हो तो आप एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, OTP वेरिफिकेशन होगा और फिर आप उस जानकारी को एडिट कर पाएंगे। बट गाइज अगर आपकी इन्फॉर्मेशन सभी सही है तो आप यहाँ पर आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन आएगी, जैसे कि 31 पॉइंट है क्लास का, जैसे कि अगर आपकी इनमें से कोई क्लास है जैसे कि भूतपूर्व सैनिक, पुलिसकर्मी अगर है तो सिलेक्ट कर ले, नहीं तो आप बिना वर्ग इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए आयु सीमा में छूट संबंधी अन्य जानकारी, ये आपको चीज़ पढ़नी है। अगर आप उसमें आते हैं तो आपको उसका जवाब हाँ करना होगा, नहीं आते हैं तो नहीं करना होगा। जैसे कि एक सवाल है कि यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है तो आपका गृह जिला कौन सा है, अगर आप MP के निवासी है तो आपका होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप 34 सवाल देखेंगे, क्या आप शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी है, अगर है तो हाँ, नहीं तो नहीं। इसी प्रकार से बाकी के सवाल आपको पढ़ने होंगे और उसमें अगर आप आते हैं तो हाँ कर देना, नहीं आते हैं तो आप नहीं कर देना। फिर एक और सवाल है 40 पॉइंट जो कि है कि क्या आप शासकीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए नीचे दी गई विभिन्न वर्गों में सम्मिलित है एवं नियम पुस्तिका के अनुसार इस वर्ग के लिए विशेष लाभ बोनस अंक लेना चाहते हैं। अगर आप इनमें से किसी में आते हैं जैसे कि निर्वाचन के अतिशेष कर्मचारी को जनगणना 1981 के अतिशेष कर्मचारी, तो आपको हाँ करके बताना होगा कि मैं इस पॉइंट में आता हूँ। अगर आप नहीं आते बिल्कुल फ्रेश है तो आप नहीं कर देना। उसके बाद एक सवाल है कि वर्मा एवं सिलोन से आए हुए भारतीय नागरिकों को, अगर आप उसके तहत लेना चाहते तो आप इसको टिक कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर इसमें नहीं कर देना। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे क्लिक हियर टू सिलेक्ट प्रेफरेंस, तो आप इसके ऊपर क्लिक करना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर 41 पॉइंट आएगा शैक्षणिक योग्यता का। तो सबसे पहले 10वीं की इन्फॉर्मेशन देंगे, 10वीं का रोल नंबर क्या है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। किस साल के अंदर आपने 10वीं पास कर ली थी वो साल आप यहाँ पर लिखेंगे और किस बोर्ड के द्वारा पास की थी उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर दे देंगे, चाहे वो आपको कोई स्टेट बोर्ड हो या फिर CBSE बोर्ड या फिर
फिर ISSC बोर्ड जो भी है वो आप यहाँ पर लिख देना। उसके बाद है UG। UG मीन्स अंडर ग्रेजुएट, मीन्स ग्रेजुएशन, जो कि काफ़ी सारी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि BA BSc BCom। तो जो भी है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। रोल नंबर में आप कंफ्यूज मत होना, जो आपका फाइनल ईयर का रोल नंबर है वो आप यहाँ पर डाल देना। किस साल के अंदर आपने आपकी क्वालिफिकेशन पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। बोर्ड नेम, बेसिकली बोर्ड नेम यहाँ पर एप्लीकेबल UG पर नहीं होता, तो आपको यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम देना है, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने आपकी क्वालिफिकेशन की है, या फिर जो आपकी इंस्टीट्यूट है उसका नाम भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। 42 पॉइंट है, नियुक्ति हेतु पदों की प्राथमिकता का चयन करें, यानी कि पोस्ट प्रेफरेंस। तो किसको आप देना चाहते हैं, क्योंकि तीनों पर अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएशन की योग्यता मांगी है, तो आप किसको फर्स्ट नंबर पर रखना चाहते हैं, किसको सेकंड पर और किसको थर्ड पर, वो आप सिलेक्ट कर लीजिए आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। फिर एक और नीचे सवाल आएगा कि जो आवेदक मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं है उन्हें केवल अनारक्षित यानी कि बिना वर्ग ओपन श्रेणी में ही प्रवीणता के आधार पर स्थान प्राप्त होगा तथा उन्हें किसी प्रकार की छूट की पात्रता नहीं होगी। बेसिकली कहा कि जो अन्य स्टेट के कैंडिडेट हैं वो अपने स्टेट के अंदर चाहे किसी भी कैटेगरी से क्यों ना आते हो, जैसे कि SC ST OBC, बट उनको यहाँ पर जनरल कैटेगरी के अंदर ही रखा जाएगा, उनको कोई रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। 43 सवाल है कि आवेदक यह सुनिश्चित कर लेवे कि नियम पुस्तिका के अध्याय 01 के बिंदु 11 के अनुसार दी गई न्यूनतम शारीरिक अर्हता रखते हैं। तो जो फिजिकल कंडीशन है क्या वो आपके पास है, आप हाँ कर देना, क्योंकि तभी एलिजिबल हो पाएंगे। फिर क्या आवेदित पद समूह के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता, जो कि बेसिकली ग्रेजुएशन है, तो आपके पास ही है, आप इसमें हाँ कर देना। फिर नीचे 46 पॉइंट है आपका एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस का। तो पहली चॉइस आपको आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग देनी है, फिर सेकंड और उसके बाद में थर्ड और फिर उसके बाद में फोर्थ। चाहे आप कहीं से भी फॉर्म भर रहे हैं, सेंटर आपका भोपाल के MP के अंदर ही रहेगा। इसके बाद यहाँ पर आप घोषणा पत्र में इसके ऊपर टिक करेंगे और आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको गृह जिला संबंधी दस्तावेज में बेसिकली अपलोड करना है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। क्योंकि मैं MP से फॉर्म को भरा हूं तो इसलिए मेरे सामने ये ऑप्शन आ रहा है। मे बी अगर आप अन्य स्टेट से इस फॉर्म को भरेंगे आपके सामने ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। और बेसिकली यहाँ पर इसमें ये जो अपलोड करने को बोला है, अगर आप इसमें बिना अपलोड करे आगे बढ़ पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये कंपलसरी नहीं है, और अगर आप इसको अपलोड करके आगे बढ़ेंगे तो इसका मतलब है कि ये कंपलसरी है। तो शैक्षणिक योग्यता का दस्तावेज, इसमें अब आपको नीचे शैक्षणिक योग्यता यानी कि जो आपकी ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन है उसका दस्तावेज आपको देना होगा। फॉर्मेट JPG का रखा है, तो आप यहाँ पर आपकी तो फाइनल ईयर की मार्कशीट या फिर अगर आपके पास सर्टिफिकेट ऑलरेडी अवेलेबल है आपकी ग्रेजुएशन का, वो आप अपलोड करेंगे। इसमें आपको जो उसकी विड्थ है कितने से लेकर के कितने पिक्सल के बीच में होनी चाहिए वो भी आपको बताया है। तो सिंपली चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके फाइल सेलेक्ट कर ले। तो मैंने यहाँ पर गाइस दोनों फाइल अपलोड कर दी है और आप देख भी सकते हैं। अब आपको यहाँ पर सबमिट डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करना है। अगेन आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आएगा, बट ये बिना भुगतान का है, तो आप सभी जानकारी चेक कर ले और प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट करना अनिवार्य है। जब तक आप इसको प्रिंट नहीं करेंगे या फिर PDF के रूप में सेव नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो इसको कर लीजिए। इसके बाद में आप यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करना और अब आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो यहाँ पर इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर पाएंगे, जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर UPI। जैसे कि UPI में आप पेटीएम, पेगो, इंडिया, NDML, यानी कि इनमें आपके पास बेसिकली दो तरह के ऑप्शन दिए गए हैं UPI में भी। तो जिस माध्यम का आपको इस्तेमाल करना वो आप कर लीजिए, और जैसे ही आप आपकी एप्लीकेशन फ़ीस जमा कर देंगे तो आप यहाँ पर अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इसमें यहाँ पर काफ़ी बड़ा अमाउंट दिखाया जा रहा है। जब मैं एप्लीकेशन फ़ीस की इन्फॉर्मेशन देखा था तो वहाँ पर फीस का अमाउंट कम था, बट यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मे बी इन्होंने फ़ीस आपकी बढ़ा दी हो। तो बेसिकली जब आप फीस जमा कर देंगे उसके बाद में आपका फॉर्म फाइनल सबमिट माना जाएगा और आप उसके बाद अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले लीजिएगा। इस तरह से आप ये फॉर्म भर पाएंगे। अगर कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।